मैं मेरे सभी न्यू व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं इस चैनल पे 1 साल पहले ही अपलोड कर चुका था, पर हाल ही में कॉपीराइट स्ट्राइक आने के कारण मैं इस वीडियो को दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। इसीलिए इस वीडियो का ऑडियो क्वालिटी थोड़ा खराब होगा, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। दोस्तों, अगर कहीं क्राइम होता है तो हम पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन इस मूवी में क्राइम तो पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ है। जी हाँ, एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस वाले को किसी ने मार दिया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि उस टाइम थाने में सिर्फ 3 पुलिस वाले थे, तो इन्हीं तीनों के ऊपर इल्जाम आता है। तो आखिर खून किसने किया? इनमें से कोई एक पुलिस वाले ने किया या फिर कोई बाहर से आके मर्डर करके चला गया? ये जानने के लिए तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है इरट्टा। ये एक मलयालम मूवी है और आप इसको अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में जो क्लाइमेक्स रिवील होगा ये आपका दिमाग खराब कर देगा। तो दोस्तों, चलिए हम साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पे पुलिस वाले सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए बनाया गया घर का पेपर बांटने के लिए एक छोटा सा फंक्शन अरेंज किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोकल्स और मीडिया वाले भी उपस्थित हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि थाने के अंदर एक कैदी है जो कि ड्रग्स के मामले में अंदर में है, और नीचे पुलिस स्टेशन के नीचे एक छोटा सा खेलने की जगह है। वहाँ पे 2 बच्चे अपने कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। तभी उनका बॉल पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है और वो उसे लेने के लिए आते हैं। तभी 2 गोली चलने की आवाज हमें सुनाई देता है। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर एएसआई विनोद का किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। फिर यहाँ पे डीएसपी प्रमोद आते हैं। दोस्तों, डीएसपी प्रमोद एएसआई विनोद का जुड़वा भाई होते हैं। वो अपने भाई का इस हालत देख के अंदर से टूट जाते हैं। जब यह मर्डर हुआ था उस टाइम स्टेशन में सिर्फ 3 पुलिस वाले होते हैं और इन्हीं तीनों के ऊपर अभी पूरा का पूरा शक जाता है। और हम देखते हैं तीनों पुलिस वालों के कुछ न कुछ कारण से एएसआई विनोद के साथ झगड़ा हुआ था। पहले पुलिस वाले के रिलेटिव के घर इन्वेस्टिगेशन के बहाने एएसआई विनोद रात में रुक गया था, जबकि उस घर में लड़की अकेली थी और उसके पति उस दिन नहीं थे। और दूसरे पुलिस वाले के साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि विनोद एक बार उसकी बच्ची को स्कूल से घर तक ड्रॉप किया था। दरअसल स्टेशन में लगभग सबको विनोद का कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता था, या फिर ये मान लीजिए कि सब उसको ठगी ही मानते थे। और तीसरे पुलिस वाले को जब पूछा गया तो वो कहता है कि एक दिन वो और एएसआई विनोद एक लॉज में रुके थे। वहाँ पे एएसआई विनोद दारू के नशे में चूर थे। तभी वहाँ पे एक कपल आए थे उस लॉज में और वो किसी के साथ झगड़ा कर रहे थे। जब तीसरे पुलिस वाला वहाँ पे जाता है और उन तीनों का झगड़ा को सुलझाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे दारू की नशे से एएसआई विनोद भी आ जाते हैं। वो भी उस झगड़े को सुलझाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन माहौल बिगड़ता है और वहाँ पे थोड़ा हाथापाई हो जाता है। और इसमें से उस लड़की क्या करती है, एक दारू की बोतल लेके उस लड़के के सर पे मार देती है और उसके सर से खून निकलता है। तब सारे लोग उसे लेके हॉस्पिटल निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में इसे याद आता है कि लड़की को अकेले विनोद सर के पास छोड़ के आना सेफ नहीं है। तो फटाफट वो वहाँ से वापस आ जाता है, लेकिन तब तक एएसआई विनोद उस लड़की के साथ बलात्कार कर चुके थे। ये देखकर तीसरे पुलिस वाले को बहुत बुरा लगा और वो एएसआई विनोद को बुरा भला कहा और वो ये कंप्लेन आगे उसके ऊपर वाले ऑफिसर के पास लेके गया, लेकिन इस मामले को दबा दिया गया। तो दोस्तों, चलिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब ये दोनों भाई छोटे थे तब हम यहाँ पे देखते हैं इनके पिता एक नंबर के नशेड़ी थे। वो रोज दारू पी के अपनी बीबी को मारते थे। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए इन दोनों के माँ इन दोनों बच्चों के साथ अलग रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। एक बच्चे को अपने पिता के साथ रहना पड़ा और वो बच्चा था एएसआई विनोद। तब बचपन में एक सीन देखते हैं जबकि वो अपने पिता के पास रहना नहीं चाहता था। वो वहाँ से भाग के अपने माँ और भाई के पास चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होते हैं क्योंकि वो उस गाँव को छोड़ के चले गए होते हैं। इसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी माँ और भाई उसे यहाँ पे पिता के पास अकेले छोड़ के चले गए थे और इसके पिता का स्वभाव कुछ अच्छा नहीं था। ये दूसरों लड़कियों के साथ खराब काम करता था। तो इसीलिए एक दिन किसी लड़की के घर वाले ने आके उसको मार दिए होते हैं और तभी अपने आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए देखता है, लेकिन उनका मदद बिल्कुल नहीं करता क्योंकि अंदर ही अंदर ये अपने पिता के ऊपर बहुत गुस्सा था। तो आप ये कह सकते हैं कि एएसआई विनोद का अभी का जो स्वभाव था वो ज्यादातर अपने पिता से इंस्पायर था, क्योंकि वो उन्हीं के साथ बचपन में रहा करता था। प्रेजेंट में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुका होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो गन से उसका शूट किया गया उस पे तीसरे नंबर पे जो पुलिस वाले को मैं दिखाया था उसका फिंगरप्रिंट है। तो उसे शक के नजर से सब देखते हैं, लेकिन डीएसपी प्रमोद कहते हैं क्योंकि ये उसी का गन था और वो नाइट ड्यूटी में था, तो स्वाभाविक है कि उसका फिंगरप्रिंट इस गन में हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो मर्डर किया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस गन से मर्डर किया गया है वो इसे
तीसरे नंबर वाले पुलिस वाले का था। वो एएसआई विनोद जहाँ पे बैठे थे उन्हीं के सामने वाले टेबल पे एक गन रख के वो वॉशरूम गया था और तभी किसी ने एएसआई विनोद का खून कर दिया। तो उसके बाद कैदी को बुलाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि जिस टाइम मर्डर हुआ तुम क्या कर रहे थे। तो फिर कैदी बोलता है कि उस टाइम मैं सो रहा था और गोली की आवाज सुनने के बाद मैं उठा और मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे के दरवाजे से भाग रहा हो। दोस्तों, थाने में एक पीछे का दरवाजा है जो कि खुला रहता है क्योंकि कभी कभी पुलिस वाले वहाँ पे जाके सिगरेट पीते थे। तो हो सकता है कि किलर उधर से अंदर आया हो और एएसआई विनोद को मार के चला गया हो। तो दोस्तों, हमने अभी तक एएसआई विनोद का कैरेक्टर को जाना है और जाना है कि वो एक नंबर का ठरकी था, लेकिन अभी तक हम डीएसपी विनोद के कैरेक्टर के ऊपर नहीं गए हैं। तो चलिए थोड़ा उनके ऊपर बात करते हैं। ये भी कोई दूध के धुला नहीं थे, ये भी शराब पी के अपने बीवी को रोज मारते थे और रोज झगड़ा होता था। तो इसी से चिढ़ के इनकी बीवी घर छोड़ के चली जाती है और उनके साथ उनकी छोटी बच्ची को भी अपने साथ लेके चली जाती है। और 18 साल हो गया, वो अभी तक डीएसपी प्रमोद के पास वापस लौट के नहीं आई है। वो अकेले रहती है अपने बच्ची के साथ। लेकिन डीएसपी प्रमोद अब अपने गलती की एहसास उनको है और वो चाहते हैं कि उनका फैमिली फिर से एक साथ रहे। इसलिए वो बीच बीच में उसको कॉल करके मनाते रहते हैं कि कभी चलो मिलते हैं और मेरे बेटी को भी तुम मेरे बारे में बताओ, आखिर मैं कौन हूँ। क्योंकि उसकी माँ ने उसको अभी तक नहीं बताया होता है कि उसके पापा जिंदा हैं और वो पुलिस वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम वापस इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है और हमें एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है जो कि एएसआई विनोद का होता है। वो किसी दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि जैसे ही छुट्टी मिलेगा मैं अपने पत्नी के साथ कहीं घूमने जाऊंगा। तो दोस्तों, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एएसआई विनोद का पत्नी भी है, तो चलिए हम उसका भी बैक स्टोरी जान लेते हैं। तो एक बार उनके थाने में एक केस आया था जहाँ पे एक लड़की की पति उसको रोज मारता था। उस लड़की का पति का मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं था क्योंकि वो हमेशा प्रेयर करता रहता था और सोचता था कि अपने पत्नी के अंदर कोई चुड़ैल है, तो इसीलिए वो उसको मारता था ताकि वो चुड़ैल भाग जाए। तो इस केस का इन्वेस्टिगेशन एएसआई विनोद करते हैं और उसके पति को जेल में डाल देते हैं और इसके पास रहने को कोई जगह नहीं होता है। तब वो उस लड़की को अपने साथ अपने घर लेके चले जाते हैं। तो इसी तरह से उन दोनों का बॉन्डिंग थोड़ा अच्छा होता है और वो दोनों एक साथ अच्छे टाइम स्पेंड करते रहते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि एएसआई विनोद, जिसको हम मूवी के पहले हाफ में एक दरिंदा या फिर एक ठरकी के रूप में देखे थे, इस लड़की के आने के बाद वो बहुत ही सुधर गए होते हैं। तो चलिए वापस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है और इन्वेस्टिगेशन को लीड करते हैं डीएसपी प्रमोद। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मीडिया वाले यहाँ पे आए थे, तो दोस्तों आपको याद होगा कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि इस थाने में एक इवेंट हो रहा होता है, तो उस इवेंट को कवर करने मीडिया वाले तो आए ही थे। तो उनके कैमरा में जो भी फुटेज उस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ था उस सबको वो कंप्यूटर पे लोड करके उसका फुटेज वो चेक कर रहे होते हैं। तभी वो एक चीज नोटिस करते हैं कि वो सेल में जो कैदी था, जो कह रहा था कि जिस टाइम फायरिंग हुआ वो अपने सेल पे सो रहा था, दरअसल वो वहाँ पे नहीं था। तो ये चीज वो नोटिस करने के बाद उस कैदी के पास जाते हैं और उसके कान के नीचे 2 बजाने के बाद वो चुपचाप बोल देता है जिसके पास चाबी था, वो जब वहाँ से गुजर रहा था तो उस लॉकअप का चाबी वहाँ पे गिर गया था। वो खुद ही उस चाबी को खोल के वहाँ से बाहर जाता है और स्टोर रूम के अंदर जाके वो जो वहाँ पे ड्रग्स था वो उसे चुरा लेता है। और जैसे ही वो वहाँ से भागने को सोचता है तभी यहाँ पे फायरिंग होता है। तो वो देखता है कि यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो तभी वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो पूरा का पूरा इल्जाम मेरे ऊपर लग जाएगा। तो इसी तरह वो सबसे छुपते छुपाते वापस सेल में आ जाता है और बहुत ही चालाकी से अपने आप को लॉक करके चाबी को नीचे गिरा देता है। उसका बयान सुनने के बाद डीएसपी प्रमोद फिर से जाके फुटेज चेक करते हैं और वो देखते हैं कि 2 बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। दोस्तों आपको याद होगा वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इन 2 बच्चों को आप याद रखिएगा, आगे जाके कनेक्ट होंगे। तो दोस्तों हम ये भी देखते हैं पुलिस वाले को ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा होता है और तभी डीएसपी प्रमोद वहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा भाई का किसी ने मर्डर नहीं किया, डिसाइड किया है। तो ये सुनने के बाद आपके जैसे सब लोग वहाँ पे चौंक जाते हैं कि अरे यार से कर सकता है, ये तो क्लियर मर्डर है। कोई आदमी जो पहले से हैप्पी था, अपने बीबी के साथ कहीं जाने का प्लानिंग कर रहा होता है, तो वो भला क्यों करेगा। तभी हम देखते हैं उन्हीं 2 बच्चों को जो नीचे क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो अपने पूरी कहानी कहते हैं। तो दोस्तों जब उनका बॉल थाने के अंदर आ गया होता है तो 2 बच्चे वहाँ पे बॉल लेने के लिए वहाँ पे आए थे, लेकिन जैसे ही एक बच्चा बॉल उठाता है वो खिड़की के पास गिरा होता है और अंदर एएसआई विनोद वहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। तो अचानक क्या होता है कि वो अपने आप को ही शूट कर लेते हैं और उनके आगे कोई नहीं था,
बच्चे ने ये जैसे बताया तो सब शौक हो गए और सोचने लगे कि आखिर वो सुसाइड क्यों किए। तो इससे तो ये साबित होता है कि यह मर्डर नहीं है, सुसाइड है। रुको जरा, सब्र करो, यहाँ पे मूवी खत्म नहीं हुआ है। हमें बस ये पता चला है कि उसने सुसाइड किया था, लेकिन हमें तो अभी तक ये नहीं पता है ना कि उसने क्यों किया था। क्यों एक आदमी जो कुछ देर पहले हैप्पी था वो अचानक क्यों करेगा भला। तो चलिए हम इसे भी जान लेते हैं। जिस टाइम उसने सुसाइड किया था उस टाइम टीवी पे क्या चल रहा था और वो क्या देख रहा था, इसका रिकॉर्ड पुलिस वाले मंगाए होते हैं। डीएसपी प्रमोद उस वीडियो को देख के चौंक जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खुलते हैं असली पत्ते, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी क्लाइमेक्स रिवील होने वाला है। तो दोस्तों एएसआई विनोद टीवी पे एक सिंगिंग शो देख रहा होता है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन आइडल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। वहाँ पे भी जो स्टेज पे गा रहा होता है उसका माँ का बैक स्टोरी दिखाता है। तो जैसे कि मैं कैसे स्ट्रगल करके मेरे बेटी को पढ़ाया हूँ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे वो देखता है और वो कोई और नहीं, वो उसकी भाभी है और वहाँ पे जो गाना गा रही है वो उसकी भतीजी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि डीएसपी प्रमोद अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, 18 साल से वो दोनों अलग रहते हैं। तो दोस्तों ये उन्हीं की पत्नी है और वो एक सिंगिंग शो में गई है और उनकी बच्ची वहाँ पे गाना गा रही है। और इसे देखने के बाद एएसआई प्रमोद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या देख लिया उन्होंने टीवी में जो उनके आंखों में आंसू आ गया। तो दोस्तों दरअसल यहाँ पे जो गाना गा रही होती है ना, वो लड़की कोई और नहीं, वो वही लड़की होती है जिसको शराब के नशे में वो होटल में एएसआई विनोद ने बलात्कार किया था। ये देखने के बाद उसको बहुत बुरा लगता है और वो घुटन सा महसूस करता है और वो अंदर से टूट जाता है। और तभी ये सारे इंसिडेंट उसके आसपास होता है। जैसे कि एक पुलिस वाले का पेट खराब होता है तो वो वहाँ पे अपने बेल्ट उतार के वहाँ पे वॉशरूम चला जाता है और दूसरा वहाँ पे अपने पत्नी के साथ बात करते हुए वहाँ पे चला जाता है। तभी वो जैसे ही अपने सामने वो बंदूक देखते हैं तो वो उसे उठाते हैं और अपने ऊपर ही गोली मार के वो वहाँ पे मर जाते हैं। जब ऐसे विनोद का सुसाइड का रीजन डीएसपी प्रमोद को पता चलता है, वो भी अंदर से टूट जाते हैं, जो कि अपने पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहे होते हैं। वो अपने बीवी को फोन करके कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता, कभी भी तुम अपने बेटी को ये मत बताना कि उसके पापा कौन है और वो दिखते कैसे हैं, क्योंकि जब भी वो अपने पापा को देखेगी उसको उस बलात्कारी का चेहरा याद आ जाएगा। क्योंकि आपको तो पता ही है ये दोनों भाई जुड़वा होते हैं और इन दोनों का चेहरा एक ही है। और दोस्तों इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों क्लाइमेक्स आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। जब मैं इसको देख रहा था ना तो मैं खुद प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था कि एंड में ऐसा कुछ क्लाइमेक्स आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जल्दी इस चैनल में बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं। थैंक यू।